साल के 25,000 बच्चे हमारे देश भारत में डाउन सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेटी को देखकर बोला गया कि आप मर्सी के लिए इंजेक्शंस क्यों नहीं ट्राई करते। तो लंबी लड़ाई लड़ते अब इस बार इंडिपेंडेंस डे पे उस बच्चे को प्राइज मिला है, वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। ओह वाओ। आई एम डॉक्टर सुरुग लाठी जेसीडी। ले जेसीडी नहीं पता। जेसीडी मतलब झोला छाप डॉक्टर। ये झोला ऐसे नहीं उठा के घूम रहा हूँ मैं। बीपी ओहो, ऐसे ही नहीं आया था मैं यहाँ पे, ले गया था मेरे को। बाय बाय जी। एक जी पंजाबी पे एक सीरियल आता था, मैजी करके, उसमें एक कैरेक्टर था, तो मैं हमेशा उससे बहुत इंस्पायर होती थी। तो एक बहुत अंदर से मन था कि आपसे मिला जाए और कहीं ना कहीं मेरी मैडी की भी स्टोरी सबको सुनाई जाए। थैंक यू सो मच। पहले एपिसोड में मुझे लगता है साक्षात देवी के दर्शन हो गए हैं। हाय, मैं हूँ आपकी प्यारी वाली वीजे अमन और मैं आ चुकी हूँ इस वक्त स्पॉटिफाई पे आप लोगों की दिल की भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप दे सकते हैं बेफिक्र बयान, क्योंकि यह है भड़ास विद वीजे अमन ओनली ऑन स्पॉटिफाई। और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे से यहाँ पर जो है 2 गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप है और एक्चुअली में बच्चे भगवान का रूप है। तो आज हमारे पहले एपिसोड में मुझे लगता है साक्षात देवी के दर्शन हो गए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मनिंदर जी, मनरीत जी, हमारे शो भड़ास विद वीजे अमन ऑन स्पॉटिफाई पे। थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द गेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू। अच्छा, कहा जाता है कि जब हम लोग बात करते हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर, जब हम लोग बात करते हैं कि जब एक डेटा की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक, क्योंकि जब मैं आपसे मिली पहली बार तो आपने मुझे काफ़ी चीज़ें शेयर करी, तो वहाँ पे मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी। तो दोस्तों, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो 830 बच्चे जब भारत में पैदा होते हैं तो उसमें से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। यानी कि 1 मिनट में 50 या अराउंड 51 बच्चा अप्रॉक्सीमेटली भारत में पैदा हो रहा है। और अगर हम बात करें उसमें से एक बच्चा शिकार हो रहा है डाउन सिंड्रोम का, और 1 घंटे में 3 से 4 बच्चे, और वहीं अगर हम बात करें पूरे दिन में 70 से 80 बच्चे, पूरे महीने में 2100, यानी कि साल के 25,000 बच्चे हमारे देश भारत में डाउन सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। आज हम लोग इसी मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही प्यारे से दोनों स्पेशल गेस्ट के साथ। अमन, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि ये जो सेंसस है, जो रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। और जब आपको पहली बार ये शब्द आपने सुना डाउन सिंड्रोम, वो कब आपने पहली बार सुना? कैसा आपको लगा? कि मे बी आपने शायद पहले ना सुना, उसका मतलब नहीं पता था, तो वो क्या एक पॉइंट था लाइफ में आपका? अमन, जब मेरी दूसरी बेटी है, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी है और ये दूसरी बेटी है। बड़ी बेटी का नाम सिमरन है और इसका नाम मनरीत है। तो जब ये पैदा हुई तो सच में बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। डाउन सिंड्रोम वर्ड क्या होता है मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही साइंस से नहीं था। तो मुझे ये वर्ड का, आजकल के साइंस स्टूडेंट्स को ज़रूर ये पता है, पर मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि डाउन सिंड्रोम होता है क्या। तो जब ये पैदा हुई, थोड़ी सी वीक थी, कमज़ोर थी, तो डॉक्टर्स आके इसको देखते थे तो बस ये बोल के चले जाते थे कि डाउन सिंड्रोम है तो चल जाएगा, और सिर्फ एक वर्ड होता था कि आप बच्चे की सेवा करना। तो ये चीज़ मुझे बड़ी चुभती थी कि बच्चे की सेवा करना, ऐसे किसी और को तो नहीं कहा जाता कि बच्चे की सिर्फ सेवा करना और डाउन सिंड्रोम। तो फिर जैसे आपने कहा तो मेरी भी रिसर्च शुरू हुई, तो मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया कि डाउन सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ये जो चीज़ें हम नेट पे सर्च करते हैं या कहीं से भी रिसर्च करते हैं, हमें कहीं और से कहीं और ले जाती हैं, पर बल्कि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। तो बहुत ही मुश्किल समय था मेरे लिए उस टाइम पे, और बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला भी। जब पहली बार डॉक्टर के पास लेके गई तो एक वर्ड बोला गया कि आपका बच्चा खराब है। तो बच्चा खराब होना, चीज़ों को खराब होते तो देखा है, खाना खराब हो जाता है, पर बच्चा खराब होना,
एक माँ के लिए ये सुनना कि बच्चा ख़राब है बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल ऊपर फ्लोर पे खड़ी थी और मैंने सोचा कि मुझे तो लगता है कि मुझे सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए। बच्चा खराब मैं कैसे पालूंगी? पहले मेरी बड़ी बेटी है, फिर मेरी छोटी बेटी है जिसको कि डाउन सिंड्रोम है, और डॉक्टर ने बोला कि वो ख़राब है, तो नहीं हो पाएगा मुझसे। पर अंदर अपनी आत्मा को जगाया मैंने, उसके बारे में और सोचना शुरू किया, और आज रिज़ल्ट जो आपके सामने है। तो ये मेरी बेटी है मनरीत, जिसने बहुत ही माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, और आपसे मिलने का बहुत ही मन था मेरा, क्योंकि एक जी पंजाबी पे एक सीरियल आता था मैडी करके, उसमें एक कैरेक्टर था, तो मैं हमेशा उससे बहुत इंस्पायर होती थी। तो एक बहुत अंदर से मन था कि आपसे मिला जाए और कहीं ना कहीं मेरी मैडी की भी स्टोरी सबको सुनाई जाए। थैंक यू सो मच। तो जब आपने बताया कि डॉक्टर ने बोला खराब वाली बात है ना, तो जब आपको कब पता लगा था कि डाउन सिंड्रोम है आपकी बेटी को? लाइक बिफोर गिविंग बर्थ या डिलीवरी के बाद आपको बताया गया था? मेरे केस में मुझे ये पता लगा था इसके जन्म के बाद। ऑल्दो अब ये टेस्ट अवेलेबल है, जो कि आप प्रीनेटल टेस्ट जिनको हम बोला जाता है, जो कि स्क्रीनिंग की जाती है विद इन द प्रेगनेंसी ओनली, और आपको पता लग जाता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है। बट क्योंकि इसमें मैम एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जब माँ की थोड़ी एज ज़्यादा होती है, बिटवीन 30 to 40, तो चांसेस होते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम हो। बट मेरी जो उम्र थी वो थी 28 उस टाइम पे, तो डॉक्टर्स को इतना नहीं लग रहा था कि सब कुछ ठीक है तो वाई शुड वी गो फॉर द टेस्ट, तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। तो मुझे बाद में पता चला, और वो भी बिल्कुल जन्म के बाद, जब डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया, फीचर्स से पता लगा। मुझे तो अपने बच्चे के नॉर्मल ही फीचर्स लग रहे थे, हाँ ज़रूर वीक थी, बट मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे प्यारा बच्चा था। तो मुझे ये चीज़ बाद में पता लगी, बट आजकल आप ये जान सकते हैं पहले जन्म से पहले ही आप इसको जान सकते हैं। तो कहा जाता है जब एक माँ बच्चा पैदा करती है, बेबी डिलीवर करती है, तो उसका एक नया जन्म होता है। तो आपने जब तीसरी बार ये नया जन्म लिया, पहले तो आपने अपना जन्म लिया, फिर आपकी जो बड़ी बेटी है, फिर जब मनरीत आई, तो जब आप तीसरी बार आपका नया जन्म हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो एक जन्म शायद सिर्फ एक नया जन्म नहीं, एक अलग ही दुनिया में शायद आपने एक जन्म ले लिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने एक डॉक्टर का ही बता दिया जिन्होंने डिलीवर किया, तो मुझे लगता है वहीं से सबसे बड़ा डीमोटिवेशन फैक्टर शायद वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, फिर फैमिली, तो फैमिली का एक्सेप्टेंस किस तरह का रहा था? फैमिली की बात की जाए, सोसाइटी की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर था मेरे लिए, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ जो मुझे कही गई, जो एक माँ सुन भी नहीं सकती है शायद। मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेटी को देखकर बोला गया कि आप मर्सी के लिए इंजेक्शंस क्यों नहीं ट्राई करते? एक माँ क्या कभी ऐसा सोच सकती है? क्या होता है ये मर्सी किलिंग इंजेक्शन? मतलब खुद से कुछ ऐसे इंजेक्शन दे देना कि बच्चा ना रहे, बच्चा आपके पास ना रहे। ऐसी सोच क्या हमारी सोसाइटी रख सकती है? क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, हम तो इंसान हैं, क्या जानवर होते हैं? क्या उनको किसी के बारे में पता होता है? किसी भी तरह की चीज़ के बारे में उनको नहीं पता होता, तो वो तो वैसे ही प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो हम इंसान इतने बुरे होंगे कि हमने अपने बच्चों के लिए भी कंडीशंस लगा दिए कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे प्यार करूंगा, अगर ऐसा है तो ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ के लिए बच्चा, माँ बाप के लिए बच्चा वैसा ही है जैसा वो भगवान ने उनको हमें दिया है। तो इन चीज़ों से मैं बहुत हिल गई थी। बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ इनिशियली, पर कह लो कि भगवान का साथ था, तो उन चीज़ों को ओवर पावर किया, और मेरी बड़ी बेटी का बहुत बहुत साथ रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि मेरी बड़ी बेटी का साथ किस तरह से रहा, कि एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम जब भी अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो हम अपने माइंड में रखते हैं कि ये सीख सकता है या नहीं सीख सकता है। उसने इसको इतना क्यों सिखाया? क्योंकि उसमें माइंड में ये नहीं था कि वो सीख सकती है कि नहीं सीख सकती, उसने सिर्फ सिखाया, तो उससे वो बहुत बहुत सीखने लग गई आगे। तो अपने आप को उस चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और दे कैन डू वंडर्स। आपको पता भी नहीं है कैसे कैसे ये वंडर्स कर सकते हैं, पर सोसाइटी का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो जब भी आप रोज़ सुबह उठते हैं, तो आई गेस जब आप मनरीत को देखते हैं, तो आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलती है लाइफ में अपनी? बहुत ज़्यादा।
और आप ये मानोगे नहीं, ये पॉजिटिविटी सुबह सुबह तो ज़रूर मिलती है। एक मैं इंसिडेंट ज़रूर सुनाना चाहूँगी। एक बार इसको निमोनिया हो गया था और 16 में ये एडमिट थी, इसका बहुत कम हो गया था ऑक्सीजन लेवल, एंड आई वाज जस्ट लाइंग ऑन द बेड पे हम इसको लिटाया और इसको ऑक्सीजन मास्क लगाने लगे। तो इसको ऑक्सीजन मास्क लगाने की इतनी टेंशन नहीं थी, बट शी वाज लाइक कि मम्मा आपके टीयर्स तो नहीं आ रहे, आप तो नहीं रो रहे हो। तो दैट इज़ द कनेक्शन शी शेयर्स विद मी। और हम लोगों का ये जो कनेक्शन है ना, मुझे लगता है कहीं कहीं भी नहीं मिल सकता। सो इसका बॉन्ड मेरे साथ और मेरा बॉन्ड इसके साथ, मैंने बहुत डेवलपमेंट की इसी के कारण। तो सिर्फ एक सोच है और ये रिश्ता सिर्फ एक प्रयास का, एक विश्वास का और प्यार का है। और धीरे धीरे आप समझोगे और ये कहाँ आपको ले जाएगा आप समझ भी नहीं सकोगे। यहाँ से मुझे आई थिंक इस इंसिडेंट से मुझे ये समझ में आया, इमोशंस जो हैं वो हर इंसान के अंदर डेवलप होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी सोसाइटी जो है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो डाउन सिंड्रोम के शिकार नहीं है, मुझे लगता है वो ज़्यादा मेंटली इल है, क्योंकि वहाँ पर इमोशंस का एक गेम प्ले करा जाता है। वहीं पे आपने एक बहुत ब्यूटीफुल अभी एग्जांपल दिया मनरीत का, कि जैसे उन्होंने बोला कि आप रोने वाली बात थी कि आप बीइंग अ मदर ना वीक हो, एंड उनका जज्बा तो बिल्कुल डेफिनेटली जायज़ था। तो जब स्कूलिंग की बात आती है, जब स्कूलिंग की बात है, तो वो चैलेंजिंग था, ईजी था, या सब कुछ नॉर्मल चला? हाउ वाज दैट जर्नी? बहुत बहुत मुश्किल थी, और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए ही ये मुश्किल है। तो ये मेरा जो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सारी सोसाइटी को इसी के लिए आगे आना पड़ेगा। बहुत मुश्किल था जब मैंने इसको फर्स्ट ईयर में स्कूल में करवाया, तो एडमिशन लेना बहुत टफ था। तो उनका कहना था व्हाई डोंट यू गो टू द स्पेशल स्कूल्स। और मैम स्पेशल स्कूल्स, आज का एजुकेशन में इतना वास्ट चेंज आ चुका है, इतना कुछ आपको है, आपकी इतनी सारी पॉलिसीज़ फ्रेम करी गई हैं CBSE ने, और इतने सारी चीज़ें आपके पास हैं जो आप उनको दिखा सकते हो कि स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सोसाइटी में उन बच्चों को बाकी बच्चों के साथ सेंसिटाइज कर सकते हो, ग्रो करवा सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो। तो फर्स्ट ईयर जब इसको एडमिशन के लिए लेके गई थी मैं, बहुत मुश्किल था। उनका कहना था ठीक है, खा लेगी पी लेगी और चली जाएगी। तो यही कहना था कि खा लेगी पी लेगी और कोई बात नहीं, छुट्टी हो जाएगी, हम भेज देंगे। ये हम नॉर्मल स्कूल की बात कर हाँ रहे जी, हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल स्कूल की बात कर रही हूँ। और मेरा शुरू से एक ही ऑब्जेक्टिव रहा, एक ही सोच रही कि मुझे मेरे बच्चे को नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाना है। अभी भी वो नॉर्मल स्कूल में ही जाती है और सारी एक्टिविटीज़ जो बाकी सब बच्चे करते हैं वैसे ही वो एक्टिविटीज़ करती है, और बहुत अच्छी योगा में भी है। इसने नेशनल लेवल पे भी योगा को रिप्रेजेंट किया है, स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है। तो और मेरी बड़ी बेटी ने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। ओह वाओ। तो एक जर्नी, काइंड ऑफ एक जर्नी रही है। शायद वो जर्नी मेरी बड़ी बेटी के साथ वो वैसी वाली जर्नी नहीं थी, बट इसके साथ एक डिफरेंट सी जर्नी रही है जो मैंने जी है इसके साथ। तो स्कूलिंग टफ रही थी, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट इसलिए भी रहा क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया इसके हिसाब से। मैंने कहीं 30,000 की जॉब से 9,000 तक आई। जैसे पहले मैं एज अ TGT काम करती थी, पर क्योंकि मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है तो मैंने इसके प्ले वे स्कूल में काम करना शुरू कर दिया, एंड आई वाज अर्निंग 9,000 ओनली। बट इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ अर्निंग। मुझे था कि मेरे बच्चे को डेवलपमेंट चाहिए, तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। और फिर अभी भी जैसे अगर इसको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर, मैं इसी की स्कूल में इसी के साथ हूँ। और काउंसलिंग, एज आई एम वर्किंग एज अ काउंसलर ऑल्सो, मैं अपने बच्चे के लिए एज अ काउंसलर भी काम कर रही हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के साथ ही कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं कर पा रही है, तो उस एडजस्टमेंट को मैं हैंडल करती हूँ कि आप देखो ये भी आपके साथ हैंडल कर सकती है, ये भी सब कुछ हो सकता है, आप अगर एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड इसके साथ रखोगे। तो उस चीज़ से काफ़ी इसको फ़र्क पड़ा, इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई। तो मतलब हम पेरेंट्स को बहुत सारा काम करना पड़ता है, पर सोसाइटी को भी काम करना है। यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि आइए सोसाइटी भी आगे आए और ये सब कुछ एक और पॉजिटिव वे में हो। जब हम एक वर्किंग प्रोफेशनल की बात करते हैं, अभी हम एज अ मदर बात कर रहे थे, अभी आपने बताया आप एज अ टीचर भी काम कर रहे हैं। एक हाइट पे पहुंचने के बाद 30,000 सैलरी जब आपकी होगी, उसके बाद आप दोबारा नीचे आए 9,000 पे, तो वो एक डीमोटिवेशन था या एक फीलिंग थी कि बीइंग अ मदर मुझे कुछ करना है या मुझे अब सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आना है? क्या वो एक थॉट था जिससे आपको ये लगा कि आपको उनके साथ, मनरीत के साथ आपको रहना पड़ेगा स्कूल में? मेरे ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव थे, 2 ऑब्जेक्टिव मैं लेके चली थी इस चीज़ में। सैलरी वाला पार्ट नहीं था क्योंकि मुझे सैलरी इतना मैटर नहीं कर रही थी। मैं आई वुड बी एबल टू एडजस्ट, वो मैंने चीज़ें सोच रखी थी कि मैं किसी भी तरह एडजस्ट कर लूँगी। पर 2 मेरे ऑब्जेक्टिव बहुत पक्के थे। एक तो इसके
फेस पे स्माइल जब ये परफॉर्म करके निकलती है और जब बहुत सारे लोग तालियां बजाते हैं तो मुझे आई एम एट क्लाउड 9 तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सेकंड बात ये है कि डेफिनेटली एक एग्जाम्पल सेट करना, इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है पीजीआई में, पीजीआई के डॉक्टर्स जहाँ के इसको एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो और क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत टाइम इसने रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे अपने आप को एज अ योगा और एज अ डांस ऑल्सो। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं लोगों को इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि आपको निकलने की ज़रूरत है। आपके बच्चे माइलस्टोन्स अचीव करेंगे, आपके बच्चे बहुत डेवलप करेंगे, पर सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास रखो और प्यार दो और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो पाएगा, वो सब कुछ पॉसिबल है। एंड मुझे लगता है वो शायद एक आप बीइंग अ मदर लड़ रही हैं तो ही पॉसिबल है, क्योंकि आप एक माँ हैं। माँ अगर लड़ती है अपने बच्चे के लिए तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो बहुत मुकाम हासिल करता है दुनिया जहान के। तो जब स्कूलिंग की बात आती है तो स्कूलिंग के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका कैसा एक्सेप्टेंस रहता है, मतलब क्या वो नॉर्मल बिहेव करते हैं या उनको या वो अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं बच्चे को, कैसा रहता है वहाँ का माहौल? जैसे आपने शुरू में कहा ना कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चे सच में मन के सच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छी इन चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने एक बार भी ऑकवर्ड बिहेव नहीं किया अभी तक। अब ये 6th क्लास में होने वाली है, अभी तक उनका बिहेवियर कभी भी ऑकवर्ड नहीं रहा, रादर सपोर्टिंग रहा है। जब भी उसका काम पूरा नहीं होता वो उसको सपोर्ट करती है और पूरी क्लास सपोर्ट करती है। और यही एक मीडियम है, मुझे लगता है स्टूडेंट सबसे अच्छा मीडियम है सेंसिटाइज करने का सोसाइटी को। अगर आप मॉर्निंग असेंबलीज में इस बारे में बता देंगे, अगर आप एक आर्टिकल लिख के भेज देंगे पेरेंट्स को कि ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं, तो ये सोसाइटी देखो कितनी पॉजिटिव हो जाएगी और कितना कुछ हो जाएगा। वो बच्चों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे फ्यूचर है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज़ टू बी डन। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बोलते हैं बच्चों को शेयरिंग इज़ केयरिंग, हम बहुत सिखाते हैं, टेलीविज़न में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, टीवी सीरियल्स, फिल्मों में, हर जगह हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बच्चों को सिखाओ शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मुझे लगता है ये भी एक एड ऑन चीज़ होनी चाहिए कि हर इन्वायरमेंट में हर तरह के इंसान के साथ भी आपको जो एडजस्ट करोगे वो भी एक केयरिंग का ही पार्ट है। यू नीड टू बी सेंसिटिव दूसरों के इमोशंस के टूवर्ड्स भी, आई थिंक। तो बिल्कुल जी, तो ये आपका एक बहुत मुझे अच्छा पॉइंट लगा। अच्छा, आपने योगा की बात करी मनरीत के बारे में, तो योगा में मतलब कैसे रुझान आया, कैसे वो चीज़ें ग्रैब करती हैं और कितना मतलब ग्रास्पिंग पावर की अगर बात करें तो वो कितनी अच्छी है इनकी? ये मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगी हमारी शिल्पा शेट्टी मैम को भी, बिकॉज शी इज़ द बिगेस्ट फैन ऑफ हर। और हम दोनों उनकी वीडियोस लगा के ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स में हमने यही किया है। तो पहले इनिशियली मैंने योगा सीखा हुआ था, बट उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हमें मिली और हम लोग सीखना शुरू हो गए। जब भी मैंने अपना मैट लेना तो शी वुड बी कमिंग एंड हम लोग दोनों स्टार्ट कर देते थे योगा करना। तो धीरे धीरे इतना डेवलप हुआ वो इंटरेस्ट, इसने फिर योगा फ्यूजन करना शुरू कर दिया, मतलब डांस के साथ कंबाइन करके शी इज़ डूइंग फ्यूजन इन योगा। तो इट वॉज बिन लाइक्ड बाय एवरीवन, बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों को। और ये अभी नेशनल लेवल पे भी जाएगी, स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है इसने। तो आई मीन शी गेट्स द पावर, वो उसकी हैप्पीनेस, चाहे वो जितनी मर्जी थकी हो, पर जो वो योगा कर रही है स्टेज पे तो उसका ऑरा ही कुछ और होता है। और जो जितने लोग होते हैं उनका भी ऑरा ही कुछ और होता है। और जब वो लोग आके बोलते हैं कि आप मनरीत की मम्मा हो, तो मेरा तो फिर मैं तो कहीं और ही होती हूँ। तो कहीं ऐसा भी था जब मर्सी किलिंग इंजेक्शन की बात थी, और कहीं ऐसा भी है जहाँ पे लोग खड़े होकर बोलते हैं कि आप मनरीत की मम्मा हो। सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक एनी प्लेस, कैन टेक प्लेस इन एवरीवन्स लाइफ। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, योगा डे की जैसे आपने बात करी, तो ये तो रोज़ ही योगा करती हूँ, लेकिन मैं तो साल में एक ही बार करती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा जब भी मैं करती हूँ Day 1 होता है, Day 2 मेरा कभी नहीं आता। और इनकी बात कर रहे हैं जी, मेरा तो साल में एक दिन भी मिस हो जाता है जी, वो वाला जो 21 तारीख को होता है। अभी 21 तारीख को योगा डे सब लोग मना रहे थे, और दोपहर को मेरे को जब मैं सो के उठा तब पता लगा कि भाई योगा डे तो निकल गया। फिर मैंने रात को योगा डे मनाया पेशेंट्स के साथ। तो ऐसे चलता रहता है जी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सरूर गुलाटी। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम डॉक्टर सरूर गुलाटी, JCD। JCD? ले, JCD नहीं पता। JCD मतलब झोला छाप डॉक्टर। ये झोला ऐसे नहीं उठा के घूम रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ टेस्ट करने के लिए बुलाया है मेरे को। डॉक्टर साहब, आज आपकी एनर्जी बहुत लो लग रही है मुझे। नहीं, एनर्जी तो पूरी है जी, पूरी बॉडी में एनर्जी फैली हुई है,
पूरी दूर दूर तक है, कहीं पे पिंक कलर की, कहीं पे ब्लैक कलर की, और कहीं कहीं तो मोमोज की चटनी जैसा भी निकल रहा है। डॉक्टर साहब उसको एनर्जी नहीं, उसको एलर्जी बोलते हैं। अच्छा, एलर्जी होता है जी वो? जी हाँ। अब मैं ठहरा जी डॉक्टर, मेरे को क्या पता एनर्जी एलर्जी में क्या फर्क होता है तो जी। डॉक्टर को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? पता है, कुछ डॉक्टर की थोड़ी स्पेसिफिकेशन अलग होती है, मेरे डिफरेंट डॉक्टर हूँ। और आप योगा की बात कर रहे थे तो मेरे को भी कुछ योगा के आसन उसन से सिखा दो यार, मेरे को तो आता ही कुछ नहीं। चलिए बताएंगे आप कुछ? चलो बताओ कैसे करते हैं। पहला कोई आसन तो ये रखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, ऐसे तो डांस होता है ऐसे तो। बोल चूड़िया, फिर मेरे यहाँ दुखता है। डॉक्टर साहब ना इलाज कराइए पहले आप किसी इलाज अच्छे डॉक्टर से। अच्छे डॉक्टर से? बताओ, मेरा इलाज करने को कह रहे हैं? मैं तो लोगों का इलाज कर दूँ, दूसरा कुछ? ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो रहा। ये मैं कर लूँगा, ये मेरा अच्छा लग रहा है। और एक ऐसे, ये ऐसे, ये ताली। सही कर रहा हूँ मैं? ठीक कर रहा हूँ? पास हूँ मैं पास हूँ? बस ठीक है, मैं टेस्ट में पास हो गया जी। अब टेस्ट तो देखो मैं भी करने आया हूँ यहाँ पर। एक सेकंड, उसने आपको योगा सिखाया, अब आपने डॉक्टरी तो नहीं उसको सिखाने वाले, अपनी JCD वाली? अगर मैं ऐसी डॉक्टरी सिखाऊं तो फिर क्या फ़ायदा? वैसे भी आई एम नॉट ओनली अ डॉक्टर, आई एम एन इंस्टीट्यूशन। और आजकल आपको पता ही है, आई एम डॉक्टर सरूर गुलाटी, CSD HD। अब ये क्या है? जी, CSD HD नहीं पता? CSD HD का मतलब होता है कोविशील्ड से डरा हुआ डॉक्टर। आजकल उसी से डर रहे हैं, पहले कोरोना से डरे रहते थे। और बताएं आप, कैसा चल रहा है आपका इंटरव्यू लेने वाली दीदी? चल रहा था। हाँ जी, ठीक चल रहा था। हाँ। तो मेरे आने से कुछ खराब हुआ? क्यों, आपको क्या लगता है खराब हुआ है? नहीं, मुझे तो लग रहा है एंटरटेनिंग हो गया है। चलो, आप खुश रहने चाहिए, ऐसे स्माइल चेहरे पर आती रहे सबके, हम तो यही चाहते हैं। क्यों जी, यही चाहते हैं ना? जी बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं कि भड़ास जितनी भी है वो सब निकाल दो, क्योंकि भड़ास बड़ी मुश्किल से निकलती है लोगों की। यही भड़ास निकालने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ और सवाल मेरे से करना चाहें और आप? सबसे बड़ी बीमारी इसी से होती है, जब भड़ास अंदर रह जाती है। हाँ, मेरे में भी पहले बहुत भड़ास थी। आगे आप बताइए, क्या आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आए हैं, टेस्ट लेके आए हैं अपने? यस, टेस्ट तो फिर देखो, एज अ डॉक्टर मेरे बड़े फ़र्ज बनते हैं कि मैं टेस्ट भी करूँ। सबसे पहले तो BP चेक किया जाता है। BP चेक कर लेते हैं। ये BP, आइए आगे को आइए, इनके पास जाना पड़ेगा मेरे को। बस आप बैठे रहिए, मैं काटता नहीं हूँ। अच्छा, हाथ आगे करिए। लेफ्ट राइट? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। BP ओहो, मेरा BP डाउन हो रहा है। अरे मेरा BP लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये कैसे वाला बीपी है भाई? हे भगवान, मेरा तो सारा BP डाउन हो गया। डॉक्टर साहब आप JCD हैं या आप जादू से सीख के आए हैं डॉक्टर? आई नीड अ डॉक्टर, असली वाला डॉक्टर चाहिए मेरे को। कुछ गड़बड़ हो रही है। पूरी ही गड़बड़ है मुझे लग रहा है। पूरी ही गड़बड़ है? नहीं, पूरा मैं ही गड़बड़ हूँ या बहुत कुछ और भी गड़बड़ हो जैसा रहा है? आपको सही समझे मेरी बात। गड़बड़ हो रहा है। देखो जी, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें तो अच्छा लगता है। और टेस्ट तो मेरा फेल हो गया है ना, मैं यहीं से उठ जाता हूँ। तो अब चलने की बारी है। जी आप पहले अपना इलाज कराएं डॉक्टर साहब। कराना अच्छे डॉक्टर से जाके सलाह लीजिए। कराना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कोई डॉक्टर मिलता है तो इलाज करा लेंगे। बाय द वे, ऐसे ही नहीं आया था मैं यहाँ पे, बुलाया गया था मेरे को। बाय बाय जी। शुक्र है डॉक्टर साहब चले गए, नहीं तो हमारा दिमाग खराब करते और मुझे डिस्प्रिन की टैबलेट्स लेनी पड़ती। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे टैलेंट के ऊपर, जो आपने बताया मनरीत के योगा टैलेंट की बात करी। तो जब हम एक शब्द दिमाग में ज़रूर आता है, इक्वालिटी, है ना? जब हम बात करते हैं कंपैरिजन में, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी ज़्यादा जीती है। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी उस कंपैरिजन का शिकार हो जाते हैं, रिश्तेदारों की बातें सुन के, पड़ोसियों की बातें सुन के। तो वो इक्वालिटी के बीच में आपने अपने आप को कैसे इतना मजबूत बना के रखा कि आपको उन चीज़ों से एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ा एंड आप एक प्राउड मदर फील करती हैं? एक इन सब में
जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसने बहुत साथ दिया। कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊंगी इस बारे में कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, उसकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, पर उसने अब मेडिकल लेके उसने इसी के ऊपर प्रोजेक्ट भी बनाया है। एक ये भी एक फैमिली में बहुत बड़ी बात होती है कि आपके साथ कोई खड़ा है। उसके बाद डेफिनेटली मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है परमात्मा पे, जिसने मुझे बहुत सारी पावर दी और मैं ये इक्वालिटी को जो लेके आने की कोशिश कर पा रही हूँ वैसे भी। तो ये जो कुछ पॉजिटिव पिलर्स हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे एक पावर दी है। मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी, एक मेरे पापा ने लाइन बोली कि इस संसार में सबसे बड़ी टीचर आप हो उनके लिए, और कोई भी नहीं हो सकता। तो वो दैट इज़ परमानेंट इन माई माइंड। तो मुझे कोई और ज़रूरत पड़ती नहीं। मैं इसके लिए योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, मैं इसके लिए सब कुछ हूँ। मतलब वो मैं पहले सीखती हूँ फिर इसको सिखाती हूँ। कुकिंग है, अगर इसको बेकिंग का शौक़ है तो मैं पहले बेकिंग सीख रही हूँ ताकि मैं उसको सिखा सकूँ। तो इस तरह से मैंने अपने आप को मैनेज करना शुरू किया, शुरू से लेके अब तक पॉजिटिविटी अपने आप में लेके आने की कोशिश की, और ये हम सब पेरेंट्स को करना ही पड़ेगा। और अगर आप कंपैरिजन की बात करते हो तो हमें कंपैरिजन तो वैसे भी मुझे लगता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बीच में, नॉर्मल बच्चों के बीच में भी कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस सिचुएशन में बात कर रही हूँ तो आई एम अ टीचर ऑल्सो, तो मैं एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मेरे जो दो बच्चे क्लास में भी बैठे हैं वो एक जैसे नहीं है। एक का कैलिबर कुछ और है, दूसरे का कैलिबर कुछ और है। तो उस कैलिबर को पकड़ के उसको आगे इम्प्रूव कैसे करना है, ये है रोल एक मदर का, ये है रोल एक टीचर का। तो वो हमें समझना पड़ेगा। अगर आप इतनी छोटी सी चीज़ को समझ जाओगे तो आप बहुत कुछ कर लोगे अपने बच्चों के लिए। इतनी सी छोटी सी चीज़ है, अपने आप को समझाइए। हम सिर्फ अपने बॉडी के लिए काम नहीं करते हैं। हम अब अगर वॉक करते हैं तो वो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज है, हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है, और ये ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ती है, और इस ट्रेनिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे बच्चों को। तो जब मनिंदर जी आपने बहुत चीज़ें बताई अभी स्टार्टिंग से, तो मेरा अभी सवाल है वो थोड़ा शायद अजीब हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है पूरी कहानी का सार और सच्चाई उस क्वेश्चन में एक है कि आपने बोला आपने उसको शुरू से चीज़ों को नर्चर किया। जहाँ वो स्कूलिंग में गई आप भी उसी स्कूल में गए, आपने स्कूल भी शिफ्ट करे जहाँ पर भी आपको शिफ्ट करना पड़ा। देन योगा इंस्ट्रक्टर भी आप है, अभी आपने बेकिंग कुकिंग की बात करी। तो कभी मन में ऐसा आता है व्हाट आफ्टर मी? बिल्कुल। इफ़ आई एम नॉट देयर व्हाट विल हैपन, व्हाट आफ्टर मी? उसके लिए आपने क्या सोचा है? वही मैं कह रही हूँ कि जो कमी है ना, वो नॉलेज की कमी है। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत अच्छी फ्रेम हुई हैं, हमें नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमारे बच्चों के लिए सोच रही है। एक तो हम पेरेंट्स ही लेना नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चों को बताना ही नहीं चाहते, हम बताना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात कि हमारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, हम छुपा लेते हैं। हम छुपाने को बहुत तैयार है कि ऐसा कुछ है, पर बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप अपनी तकलीफ़ किसी को बताओगे नहीं, डॉक्टर को भी जाके तकलीफ़ बताओगे तभी पता चलेगी ना। तो अगर आप बताओगे नहीं तो कोई आपकी ये बात जान ही नहीं पाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने हमारी एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें कि अगर बच्चा 18 साल का हो जाता है तो एडॉप्शन की पॉलिसी है, जिसमें कि आप अपने लीगली एडॉप्शन करवा सकते हो अपने किसी रिलेटिव को। तो इस तरह की चीज़ें भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, आप कुछ और नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने आपको दिया है, जितनी लाइफ आपको दी है उतनी ही लाइफ आपको दी है, और कोई सर्कमस्टांसेस चेंज करने के नहीं है। बट जो है उनको तो यूटिलाइज़ कीजिए। आगे तो आइए, आगे आने के लिए ज़रूरत है आपको, हाथ एक दूसरे का पकड़ने की ज़रूरत है, तो सब कुछ हो जाएगा। तो अगर ऐसी अडॉप्शन पॉलिसीज़ हैं तो धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। किसी का उसको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ भी हैं, हमें उन ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ को लेना है। हमें उनकी जॉब्स के लिए स्ट्रगल करना है, हमें उनकी जॉब्स को दिलवाना है, हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। क्यों नहीं वो अकेले सफ़र कर सकते, एक बस में कर सकते हैं। वो जानते हैं, वो सब कुछ पहचानते हैं, उनको अच्छा बुरा जान सब कुछ जानते हैं, वो अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप मानोगे नहीं, इनको ये बच्चे इतने सेंसिटिव हैं। किसी की नेचर बहुत अच्छी नहीं होती ना, तो मेरी बेटी इतनी सेंसिटिव है, उनके पास जाती ही नहीं है। शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल ही नहीं होती, वो उसको उस एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल नहीं होगी, वो वापस आ जाएगी। बहुत सारा कुछ हम पेरेंट्स को करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने बहुत लोगों को ऐसा कहते सुना है। क्या आपने कभी ऐसा लाइंस फेस करी है कि ऐसा बोल दिया जाता है कि शायद हमारे पिछले जन्म के जो कर्माज हैं बच्चे का या पेरेंट्स का ऐसा रहा होगा तो इसलिए ऐसा हो जाता है? सोसाइटी में मैंने ऐसी चीज़ें बहुत सुनी हैं बोलते हुए।
हम लोगों ने ना शायद उसको अडाप्ट नहीं कर लिया, हम यूज टू हो चुके हैं उस चीज़ को, अब हमें शायद बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि वो हम अडाप्टेशन इसलिए हो चुकी है कि हम सुन चुके हैं बहुत बार कि शायद तुम्हारे कर्म या तुम्हारी बेटी के कर्म ऐसे हैं कि इस कर्म में तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक मशीन होती है, मशीन के बहुत सारे पुर्जे होते हैं, उसका कोई पुर्जा खराब हो जाता है, क्या उसके कर्म के बारे में बात की जाती है? तो ऐसा ही है, ह्यूमन बॉडी है, मैकेनिज्म है, कुछ गलत हो जाता है, कुछ ये सारा दोष किस पे देना है? ये मैकेनिज्म ही है, कुछ गलत हो भी गया है अगर, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे चलना है, रादर देन कि पास्ट चीज़ों के बारे में सोचना और कर्मों के बारे में सोचना। क्या आप अपने कर्मों को जानते हैं या मैं अपने कर्मों को जानती हूँ? हमें नहीं पता, या मुझे पता है कि मैं इसके बाद कहाँ जाने वाली हूँ, हमने सबने ये सब कुछ नहीं देखा है। तो ऐसी बात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, पर हमने उसको अडाप्ट कर लिया है, रादर देन फाइटिंग सबसे हमने उसको अडाप्ट करके ये कर लिया कि दे डू नॉट नो एनीथिंग, हमको सब पता है। तो इस तरह से शायद लेना पड़ता है कुछ चीज़ों को। बिल्कुल। एंड अगर मैं मनरीत की बात करूं, बीइंग अ फीमेल, अभी वो अपने ग्रोइंग एज में है, जब हम पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है जो बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं उनको समझाना, या वो कितनी मतलब हाउ डू दे फील और वो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को? वही मैं बता रही हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ों को एक हवा बना रखा है। मेरी बेटी ने इन चीज़ों को इतने स्मार्टली हैंडल किया है, बहुत स्मार्टली हैंडल किया है। एंड शी सेड कि मम्मा मैंने देखा है एडवर्टिजमेंट्स में ऐसा होता है, ये सब कुछ यूज़ करते हैं, ये सब होता है, तो इट्स अ कॉमन काइंड ऑफ अ थिंग। तो मतलब शी हैड एक्सेप्टेड इट, एंड विद इन दैट पीरियड ऑल्सो शी इज़ डूइंग हर नॉर्मल थिंग्स, जुम्बा भी जाती है, योगा भी करती है, सब करती है, मतलब उसकी हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं। और मैंने उसको, जैसे एक नॉर्मल बच्चे को आप, हर नॉर्मल बच्चे को भी आप टाइम टू टाइम, स्टेज टू स्टेज आपको गाइड करना पड़ता है, वैसे ही मैंने इसको गाइड किया। हम एक माइंड में सोच लेते हैं कि पता नहीं ये बच्चा ऐसा है तो मैं इसको गाइड करूँगी तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार बात तो करो, बात करने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। जैसे हम भी कुछ बात करें तो एक सोसाइटी में चेंज लाने की बात कर रहे हैं, तो बात करने से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। सिर्फ एक बात करने की ज़रूरत है, एक विश्वास रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एंड वहीं से मुझे कुछ चीज़ें, जैसे आपने बताया सेंसिटिव है चीज़ों को लेके, किसी का नेचर जान लेती है अगर, तो जल्दी कैच कर लेती है, वापस नहीं जाती उस इंसान से, बात नहीं करती। तो जो ये बच्चे, अब आपने अपनी डॉटर को अपब्रिंग किया, आपने ऐसे और भी बच्चे देखे होंगे जो डाउन सिंड्रोम का शिकार रह चुके हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है। तो अगर मैं बात करूँ टच सेंसिटिव कितना होते हैं, जब हम बात करते हैं जैसे गुड टच बैड टच की, आज के टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं इन चीज़ों को, तो हाउ मच सेंसिटिव अदर किड्स आर फॉर दिस? वो भी इसमें ट्रेंड करने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे कह लो कि थोड़े भोले हैं, उनको प्यार की भाषा पता है, उनको नफ़रत की भाषा नहीं पता। ये ज़रूर एक डायग्नोज ज़रूर कर लेते कि इसने मुझसे अच्छी बात नहीं करी है, बट अदरवाइज इन अ वेरी हैप्पी एंड अ जॉली एटमॉस्फेयर दे आर वेरी हैप्पी। इनको बोला ही हैप्पी किड्स जाता है, तो क्योंकि ये खुश रहते हैं, इनको खुश रहना पसंद है। तो इस चीज़ में दे समटाइम्स हग, आपको मतलब आपको बहुत अच्छा लगा तो आपने किसी को हक कर लिया, ये चीज़ों को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, हम पेरेंट्स को, हम सोसाइटी को। तभी मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे बच्चे सिर्फ अंदर घर में बैठे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर इश्यूज़ गुड टच और बैड टच के बारे में भी बच्चों को सेंसिटाइज़ किया जाए, रेगुलर वर्कशॉप्स हो, और रादर बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे हर तरह से सिक्योर रहें। तो आज जो आपके इतने सालों की, अगर मैं बोलूँ, जो आपके अंदर एक भड़ास थी, आपने बताया डॉक्टर से शुरुआत करी, आपने इतनी लंबी जर्नी तय करके आप आई हैं, अगर मैं एक बोलूँ कि उस भड़ास को आपने, मतलब जो आपके मन की चीज़ें हैं, सोसाइटी को एक लेसन, एक शिक्षा, आप एक टीचर भी हैं, एक माँ भी है, तो आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहते हो कि ये चीज़ ना करें, क्योंकि इससे हमारे अंदर भैया भड़ास पैदा होती है, बच्चों के अंदर भड़ास पैदा होती है, और शायद आने वाले जो बच्चे, उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। आपके पास जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए, उसके ऊपर रिसर्च करिए, अपने जो विंग्स हैं उसको फ्लाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके बच्चे में वो पावर है कि वो, उसके पास विंग्स भगवान ने दिए हैं, पर हम सिर्फ रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, और कोई बात है ही नहीं है। तो एक्सेप्ट करके आगे चलो। जर्नी बहुत लंबी है, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ कि लाइक
हमारी हमारे साथ मेरे बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, इतना कुछ उन्होंने किया है सोशली भी, और अच्छे अच्छे लेवल्स पे उन्होंने बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल किया है। जैसे हमारी एक पेरेंट है जिन्होंने अपने बच्चे को गोद लिया, डाउन सिंड्रोम बच्चा ही है। उन्होंने एक बार ऐसे ही गए तो उन्होंने एक बच्चा देखा, ऐसे ऑर्फनेज में गए थे तो उन्होंने एक बच्चा देखा, तो जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था बीइंग डाउन सिंड्रोम। उनको बहुत ही प्यार आ गया उस बच्चे पे, और उन्होंने उसको गोद लेने की ठान ली कि अब तो मुझे इसको लेके ही जाना है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी क्योंकि सिंगल पेरेंट को एडॉप्शन के लिए करना ही पड़ता है, सिंगल पेरेंट नहीं कर सकता। तो लंबी लड़ाई लड़ते अब इस बार इंडिपेंडेंस डे पे उस बच्चे को प्राइज़ मिला है, वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। ओह वाओ। तो एक वो जर्नी और वहाँ आगे तक, तो एक लंबा सफ़र, वो सिर्फ विश्वास और प्यार था जो उन्होंने उस बच्चे पे दिखाया, और इट वाज अ प्राउड मोमेंट। उस बच्चे को देखना हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि आज वही बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। तो हम सब कर सकते हैं, सिर्फ अंदर की से प्यार और विश्वास जगाइए, सब हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है एक्सेप्टेंस की यहाँ पे बात आती है। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा जो माइलस्टोन है ना, वो एक्सेप्टेंस है। और मैंने बहुत बीइंग अ टीचर ऑल्सो मैंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते, वो बताना ही नहीं चाहते, वो फैसिलिटीज़ ही नहीं लेना चाहते। अगर हम इनको कहते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, पर हमें लगता है कि हम लेंगे तो लोग क्या कहेंगे आके, आपका बच्चा ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको आगे आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और एक्सेप्ट करके अगर चलोगे तो ज़्यादा बेटर है रादर देन कि छुपाओगे। तो आज आपको हमारे शो भड़ास विद वीजे अमन स्पॉटिफाई पर ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। सारी जो हमने कन्वर्सेशन करी, सिर्फ इसका यही एक वो था कि हमारी सोसाइटी को आगे आना है। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके बारे में बात करी। तो एक लाइफ जर्नी थी जो हमारी और मेरी और मनरीत की है। तो एक छोटे से सॉन्ग के थ्रू मैं इस जर्नी को ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। डेफिनेटली, बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है। तो अब हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब दोबारा से आ जाए, अपने इलाज कराने गए थे, पता नहीं डॉक्टर मिला नहीं मिला, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी हमारे साथ यानी कि वीजे अमन के साथ जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट भड़ास में, ओनली ऑन स्पॉटिफाई, क्योंकि यहाँ पर आप निकाल सकते हैं अपने दिल की भड़ास बेफिक्र बयान के साथ।